देखिए एक प्रॉब्लम है दोस्तों जो आई थिंक होती है, लेकिन खासकर कि लोगों को पता नहीं चलता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। हम उस प्रॉब्लम को नॉर्मल फीवर की तरह ट्रीट करते हैं दोस्तों, लेकिन वो जो फीवर है वो है रूमेटिक फीवर या कहें रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसान कर सकती है, लेकिन हमें इन बातों का पता नहीं चलता। तो डॉक्टर, जो विषय हमने आज का लिया है वो है रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज़। ये इसको आप डॉक्टर हमारे लिसनर्स के लिए एक विस्तार से थोड़ा सा डिफाइन करें, उनको समझाएं ये क्या है, क्योंकि अभी तक आई थिंक हमने भी ये वर्ड जो है थोड़ा पहली बार सुना, हमें भी नहीं पता था इस बारे में। ये बहुत कॉमन है और इसके बहुत दुष्परिणाम भी है। सो इसलिए मैं अपने लिसनर्स को ये सारी जानकारी विस्तार में दूंगा। सो ये जो रूमेटिक फीवर है जी, ये मोस्टली 5 से लेके 15 साल की आयु के बच्चों में पाया जाता है। ओके। सो इसकी ये कैसे होता है, ये इसकी शुरुआत होती है एक आम, जैसे हमें गला खराब हुआ जी, उससे थोड़ा सा डिफरेंट कुछ सिम्टम होते हैं। एक खास बैक्टीरिया होता है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, नाम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है जी जी, पर ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उसकी टाइप है। ये जो ये गला खराब करता है तो ये धीरे धीरे अगर रिकरेंट जब बार बार गला खराब होता है तो उसके बाद ये रूमेटिक फीवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। सो अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही कि गला तो हम सबका खराब होता है। जी डॉक्टर, कहीं ना कहीं हम सबका ही हर दूसरे दिन या जैसे वेदर चेंज होता है तो हो ही जाता है। सो इसमें जो ये आम गला खराब और ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, आम व्यक्ति इसके बारे में डायग्नोस नहीं कर पाएगा कि मैं कैसे प्रूव करूं कि ये वो वाला गला खराब है, नॉर्मल जो सोर थ्रोट रूटीन में हो रही है जी, या इस बैक्टीरिया से हो रही है। उसके लिए आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है जी, क्योंकि इसमें पर इतना याद रखिए कि जब ग्रुप पे बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है तो उसमें अगर गला दर्द हो रहा है तो वो एक चिंता का विषय है। उसके बाद डॉक्टर या क्लिनिशियन आपकी थ्रोट को ध्यान से देख के इंस्पेक्ट करेगा। कुछ ऐसे फीचर उसको मिलेंगे जिसके वो सस्पेक्ट कर सकता है, और साथ में अगर वो सस्पेक्ट करता है तो वो उसका एक थ्रोट स्वैब ले सकता है जी, एक टेस्ट कर सकता है जिससे वो लैब में जाके ये प्रूव हो सकता है कि यही बैक्टीरिया है। ओके। बट इट इज ऑल्सो नॉट मस्ट कि हर ग्रुप पे बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस रूमेटिक फीवर बन जाएगा जी, बट अगर हमें पता लग गया है कि ये वाला बैक्टीरिया इन्वॉल्व है जी, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके 10 दिन का जिसका कोर्स होता है एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का, वो ठीक हो जाता है। जी। सो उसकी रूमेटिक फीवर के बनने की चांसेस कम हो जाते हैं। जी डॉक्टर, जैसे आपने इसका एक एज ग्रुप बताया, आई थिंक आपने अभी इस पहले प्रश्न में आपने बताया कि आई थिंक 5 से 15 साल आपने बताए, तो क्या डॉक्टर सिर्फ एक इसी एज में ये प्रॉब्लम हो सकती है, या मतलब हम उससे अगर आगे की बात करें, मान लीजिए 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं, या उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ये जो आपका ऐसा पूछना लाजमी है क्योंकि 5 से 15 जो एज ग्रुप है इसमें इम्यूनिटी कम है जी, और एक्सपोजर टू सोर थ्रोट कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स वो ज़्यादा है। सो इसमें ये इसकी एक स्टडीज़ में या वैसे भी क्लिनिकली भी देखा गया कि रूमेटिक फीवर इसी एज ग्रुप में पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, तो इसकी टेंडेंसी होता है कि ये एज ग्रुप अफेक्ट हो जाए बच्चों में। ओके। बट ये रूमेटिक फीवर भी धीरे धीरे अगर और बढ़ता जाता है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, तो यही आगे रूमेटिक हार्ट डिजीज के रूप में भी उभर के आता है, जो बड़ों में हो सकता है। बच्चों में भी रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है, पर ज़्यादातर देखा कि रूमेटिक फीवर बच्चों में ही होगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज बच्चों में भी हो सकती है जी, और बड़ों में भी हो सकती है। जी, देखा जाए तो डॉक्टर हम ये कह सकते हैं कि एक ही शब्द के दो अर्थ भी हैं, या एक ही सेंटेंस में हम बोलें कि एक टॉपिक में जो है उसको हम दो एक सब टॉपिक में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रूमेटिक फीवर थोड़ा सा अलग आ जाता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज थोड़ा सा अलग, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं हम इसे? हाँ, ये स्पेक्ट्रम है, डिजीज स्पेक्ट्रम है, रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज। जी, जी। अगर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट या हार्ट के जो डिफरेंट लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती है, वॉल्व होती है, तो ज़्यादातर उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज कहा जाएगा। जी, आई थिंक ये बात सुन के हमारे लिसनर्स को थोड़ा और जो उनका डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि जो हार्ट डिजीज वाला जो आपने बताया कि ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या डॉक्टर जो आपने बताया कि जैसे गला खराब है, ये एक चीज़ आपने बताई थी कि ये भी एक चीज़ है जिससे ये रूमेटिक फीवर के जो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या रूमेटिक फीवर होने के, ये तो स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट है, सोर थ्रोट के बाद रूमेटिक फीवर आएगा, रूमेटिक फीवर बढ़ के रूमेटिक हार्ट डिजीज भी हो सकता है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो ये सब क्लियर होते हैं इसमें। तो क्या ऐसा भी है कि मान लीजिए अगर किसी को बचपन से ही हार्ट डिजीज है तो क्या वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, या जी वो नहीं, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जी। जो बचपन से जो जन्म से ही हार्ट डिजीज है उसको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। ओके। उसमें ऐसे आमतौर में आप सुनते होगे दिल में छेद हो जाना, इस तरह के
जो बच्चा जब पैदा हुआ उसी दौरान अगर डॉक्टर डायग्नोज कर लेता है। जी। और वैसे भी क्लिनिकली दोनों की जो साइंस एंड सिम्टम्स और जो क्लिनिकल ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप से जो देखा जाता है, उस दो डिफरेंट मर्मर्स या हार्ट साउंड डिफरेंट होती है, वो क्लिनिशियन डायग्नोज कर देता है। बट कंजेंटल हार्ट डिजीज टर्म जन्म से जो हार्ट डिजीज है उसके लिए है, और ये एक्वायर्ड है। ये जो रूमेटिक फीवर है वो एक्वायर्ड है, स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट से ही रिपीटेड अटैक से ये होता है। जी, तो आई थिंक ये भी अब क्लियर हो गया है कि ये जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ और, जैसे आपने बताया था कि जब गला खराब होता है तो क्या ऐसा भी है जैसे, क्योंकि देखिए हम जो नॉर्मल लोग हैं, हमें गला खराब है तो हम नॉर्मल, हमने कोई जैसे मान लीजिए कोई टॉफ़ी ले लिया, कोई सिरप ले लिया, उसको हम लगता है कि हमारा गला ठीक हो जाएगा। तो ये हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये अगर हमारा जो गला खराब हुआ है, ये हमारा ये जो प्रॉब्लम है रूमेटिक फीवर, ये इससे रिलेट कैसे कर सकते हैं हम? जी, क्लिनिकली ये तो सिर्फ डॉक्टर ही आपको बता पाएगा जी। बट आप देख लीजिए कि अगर गला इसकी ऑनसेट कब है और इसमें गले दर्द है या कई बार टॉन्सिल्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जी जी। बट क्लिनिशियन ही इज द बेटर पर्सन टू डायग्नोज दिस। हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। अगर देखिए मान लीजिए गला खराब हो गया है और आपको लगता है कि दर्द ज़्यादा हो रहा है या उसको आप खुद क्योर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि वेदर चेंज से थोड़ा गला खराब हो जाता है, तो आप कोई अपने घर पे जो आपका कोई भी मेडिसिन होता है आप ले लेते हैं, उससे ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और आपको लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए आप खुद डॉक्टर नहीं है, हो सकता है आप कोई गलत चीज ले रहे हैं, उससे भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो इसीलिए कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप कोई भी मेडिसिन ना ले। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हो सकता है आप कोई गलत मेडिसिन ले ले तो वो आपको आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। डॉक्टर, साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पहले पता चले उसकी रूट जो है, उसकी जड़ क्या है, क्योंकि हम बिना साइन एंड सिम्टम्स के पता नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में हमें बताएं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे। जी जरूर। सो रूमेटिक फीवर के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, या साइन एंड सिम्टम्स के कुछ क्राइटेरिया हैं कि मेजर होते हैं, माइनर होते हैं। ये तो चलो क्लिनिशियन के लिए ज़्यादा मायने रखते हैं, पर आम जनता के लिए हम इतना बता सकते हैं कि इसमें बुखार आता है जी, जो फीवर हाई हो सकता है। उसके अलावा जॉइंट पेन। ओके। तो ये जॉइंट पेन आम जोड़ों के दर्द से थोड़ा भिन्न होती है जी, क्योंकि आपने सुना होगा कि कोई कह रहा है कि बच्चा जैसे मेरे एल्बो पे दर्द हो गया, रिस्ट पे दर्द हो गया, वो डिफरेंट है। पर ये इसमें जो जॉइंट पेन होता है उसको हम कहते हैं माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, कि दौड़ता हुआ जोड़ों का दर्द, मतलब वो शिफ्ट होता रहता है। शिफ्ट होता है। ओके। सो एक जॉइंट पे पेन होगी और स्वेलिंग भी होगी, फिर थोड़े दिनों बाद वो दूसरे जॉइंट पे होगी और स्वेलिंग भी होगी, पेन भी होगी और स्वेलिंग भी होगी। सो ये माइग्रेट करता रहता है जी। सो इसके अलावा ये माइग्रेट कर रहे हैं और ये ज्यादातर बड़े जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, नी जॉइंट को, एल्बो जॉइंट को। सो अगर कोई बच्चा ऐसी सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है माइग्रेटरी जॉइंट पेन के, देन यू शुड डेफिनेटली गो टू अ गुड डॉक्टर, क्लिनिकल, जो जिसके पास पूरी इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है, जो उसको डायग्नोज किया जा सके कि ये रूमेटिक फीवर है कि नहीं, उसके कुछ अलग से टेस्ट है। सो ये जॉइंट पेन हो गया। अभी कुछ बच्चों में रेयर सिम्टम्स होता है, कभी कभी रूमेटिक कोरिया, हाथ पैर का अपने आप हिलना डुलना, वो रेयर है बट ये होता है। सो फीवर, जॉइंट पेन, कोरिया या कुछ और तुम्हारे छोटे मोटे जॉइंट्स भी कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो ये सिम्टम्स का हमें ध्यान रखना है। अगर बच्चों में ऐसे सिम्टम्स हैं तो उनको पीडियाट्रिशियन या अच्छे डॉक्टर को दिखाइए जी। बट इसके अलावा अगर ये स्टेज आ गई है, उसके बाद हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जी, तो वो कार्डाइटिस कहा जाता है जी। तो इसके अलावा रूमेटिक फीवर विद कार्डाइटिस हो सकता है, विदाउट कार्डाइटिस। कार्डाइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट की जो लेयर्स है। तो ये इसकी कुछ कैटेगरीज है। इसके अलावा अगर ये बच्चा आगे तक इस अनट्रीटेड रहता है तो फुल फ्लैश्ड रूमेटिक हार्ट डिजीज बन जाता है जी। अगर हार्ट डिजीज बनता है, वो हमें इन साइंस एंड सिम्टम से पता लगा कि हार्ट डिजीज के जो साइन सिम्टम है, इसमें सांस फूलना शुरू हो रहा है, अपने नॉर्मल कार्य करने में उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है जी। और तुम थोड़ा सा बच्चे नॉर्मली दौड़ते बहुत हैं जी प्लेग्राउंड में, अगर वो बच्चा जल्दी थक जाता है, इट मीन समथिंग रॉन्ग। ओके। सो ये हमारे जो स्कूल्स में क्लास टीचर्स हैं या स्पोर्ट्स के टीचर हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि
कोई बच्चा अगर ऐसी एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी में जल्दी थक जाता है तो लेट हिम गेट डायग्नोस्ड। जी, वो कुछ भी बीमारी हो सकती है, जरूरी नहीं रूमेटिक हार्ट डिजीज। हाँ, बट एक स्कूल्स में एक इस एज ग्रुप में बच्चों को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है, वो टीचर्स भी, और हम जैसे देखते हैं यूटी में भी है या दूसरे देश में स्कूल हेल्थ करने के लिए डॉक्टर्स जाते हैं, स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए। जी, ज़्यादातर उनका ध्यान होता है एनीमिया का या कोई विटामिन डेफिशिएंसी का, आई साइट का। जी, तो उनको चाहिए कि एक बार स्टेथोस्कोप जरूर लगाएं, जी, सो डैट कुछ अबनॉर्मल साउंड है वो पकड़ें, उसको डायग्नोस करें, या उसके गले को अच्छी तरह चेक करें। अगर हो सकता है, अगर फैसिलिटीज अवेलेबल है तो थ्रोट स्वैब भी जरूर लें। जी। एंड आई थिंक डॉक्टर हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि अगर मान लीजिए नॉर्मल एक्टिविटी से हटकर कोई भी चीज़ अगर आप बच्चे में देखते हैं, आपको लगता है कि ये डेली रूटीन में ये चीज़ें नहीं, इसका बिहेवियर ऐसा नहीं है या कुछ अलग ये चीज़ें कर रहा है, तो आई थिंक उस टाइम पे पेरेंट्स को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये स्कूल अथॉरिटीज का फर्ज है, जो हेल्थ इंचार्ज है या फिर तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर है, कि वो उनकी ध्यान में लाएं, उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना चाहिए, बच्चे की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए बच्चा छोटा है, लेकिन अगर जैसे आपने बताया कि आगे बड़े होते जाते हैं तो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाता है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाए, वॉल्व का डैमेज शुरू हो गया, तो वो क्यूरेबल नहीं है। हाँ, हम दवाइयों से उस स्टेज पे रोक देंगे जी। उसके लिए ज्यादातर केसी में सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक मोड़ ले लेती है अगर आप उसको सही वक्त पे आप उसको नहीं पकड़ते हैं तो। जी, तो डॉक्टर एक चीज़ अगर हम बात करें अपने चंडीगढ़ की, हम आज चंडीगढ़ में बैठे हैं, चंडीगढ़ की आसपास के जितने भी हम एरियाज़ की अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ में ये जो प्रॉब्लम है ये कितनी ज़्यादा मतलब बढ़ती जा रही है, या आपको लगता है कि इसके केसेस ज़्यादा हैं, या इसको हम कैसे बचा सकते हैं? जी, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक स्टडी की गई है पीजीआई द्वारा, जो काफ़ी सालों से उन्होंने पहले रोपड़ ज़िले में की। उसका एक प्रोजेक्ट था, जैव विज्ञान मिशन मोड कंट्रोल प्रोजेक्ट, ओके, ऑन कंट्रोल ऑफ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज। जी। सो ये स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में डॉक्टर राजेश कुमार एचओडी के अंडर की गई थी। तो इसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था। तो हमने स्कूल्स में बच्चों को, हमने 50,000 के करीब बच्चे एग्जामिन किए थे रोपड़ ज़िले में, ओके, रोपड़ ज़िले और मोहाली ज़िले में। जी। सो इसकी प्रिवेलेंस 1 पर 1000 पाई गई थी जो हमारी स्टडीज में। 1000 में एक बच्चा, अगर 1000 में एक बच्चा भी इफेक्ट हो जाता है तो इसका कुछ मायने है। तो इट मीन्स डिजीज इज देयर, वी हैव टू गेट इट ट्रीटेड। और इसमें इसकी, जैसे मैंने कहा कि एक बार हार्ट का डैमेज शुरू हो गया तो आप उसको वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं जी। जो डैमेज हो गया वो दवाइयों से वो डैमेज रुकेगा नहीं। ओके, मतलब कि वो डैमेज खत्म नहीं होगा, रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन जो डैमेज हो चुका है वो फिर दैट विल नॉट हम बी उसको नहीं रिकवर्ड, ठीक वो कर सकते। रिकवर नहीं लेकिन कर ये सकते। बहुत बड़ी वो बात है डॉक्टर की। तो वॉल चेंज हो सकता है फिर बाद में, या फिर उसको रिप्लेस किया जा सकता है। वो ट्रीटमेंट जैसे है वो हमारे सर्जरी के लोग या कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह करते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर जैसे आपने बताया कि जैसे स्टडी हुई थी और उसमें जो आपने एक रेशो बताया कि मान लीजिए 1000 में से सिर्फ एक बच्चा, इसको हम एक पॉजिटिव भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें इसके नेगेटिव चीज़ें, देखिए इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये है इसकी ये भी एक खासियत है कि ये पुअर जो कंडीशंस है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है, ओवर क्राउडिंग वाले एरिया है, हाँ जी, वहाँ ज़्यादा पाई गई है। जी, वो इसलिए कि इसकी शुरुआत जैसे मैंने बताई थी स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट से हो रही है। ओके, तो वहाँ ओवर क्राउडिंग में, जहाँ पे जिस जगहों पे एक ही कमरे में 6-6 लोग रह रहे हैं या जानवर भी साथ में रह रहे हैं, कई पालतू जानवर रखे हुए हैं, ऐसी जगह में ये बैक्टीरिया ज़्यादा फैलेगा। तो आई थिंक डॉक्टर एक चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो बड़े सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए मेट्रोज़ में ट्रेवल कर रहे हैं या बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा उस टाइम जो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है भीड़ में आपके पास खड़े रहने के लिए जगह है बहुत इतनी ये प्रोलॉन्ग कांटेक्ट होता है कि पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो घर में अनहाइजेनिक कंडीशंस रखी हुई है उसी की वजह से। उसकी वजह ओके, अदरवाइज बाहर जाते हुए ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए, जैसे है प्रोलॉन्ग बार बार कांटेक्ट हो रहा है तब दैट इज प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। तो आई थिंक वैसे भी हम नॉर्मली अगर हम बाहर जाते तो अपना फेस कवर कर सकते हैं। हमें नॉर्मली कफ एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए कि अपने मुंह को खांसते वक्त ढक लें और हैंड वॉश करें पब्लिक जब प्लेस पे जाते हैं। उसके बाद ये तो मिनिमम हम प्रॉपर हैंड हाइजीन और कफ एटिकेट्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। जी डॉक्टर, तो दोस्तों देखिए कोई भी छोटी प्रॉब्लम होती है उसको आप लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आम
आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर हमारा गला खराब हो जाता है तो हम, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी, कि हम कोई ना कोई छोटी चीज़ ले लेते हैं। स्पेशली अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो उनका जब गला खराब होता है तो वो घर की देसी चीज़ें ज़्यादा ट्राई करती हैं, चाय बना लेती हैं या गर्म पानी पी लेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती हैं तो आप उन चीज़ों को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपको लगता है कि हम अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। नहीं, इन चीज़ों के लिए आपको अपना टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ी बातें हैं। इसीलिए आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो डॉक्टर, आपने इन सब बातों पर प्रकाश डाला। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज़, इसका जो डायग्नोस है वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब डायग्नोस होगा तभी हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। जी, इससे पहले मैं ये बता दूं, जैसे आप प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो प्रिवेंशन की जो स्टेप्स हैं वो सोर थ्रोट तक ही सीमित है। ओके। कि सोर थ्रोट को हमने कैसे प्रिवेंट करना है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। जी। रूमेटिक फीवर एक बार हो गया तो उसका ट्रीटमेंट ही चलेगा। जी। सो रूमेटिक फीवर, सोर थ्रोट को रूमेटिक फीवर में तब्दील नहीं होने देना है। जी, हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया है कि हमें अपना जो गला खराब हुआ उसी को हमने उसी टाइम ठीक कर लेना है, उसको आगे बढ़ने नहीं देना। एक बार बढ़ गया तो फिर तो ट्रीटमेंट ही चलेगा, फिर प्रिवेंशन का मीनिंग नहीं रहेगा। प्रिवेंशन तो वही, डॉक्टर आपने सही कहा कि हमें जो पहले क्या दिखते हैं, हमें एक छोटी सी चीज हुई है तो हम उसी को उसी टाइम अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो दैट इज द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर। सो इसके अलावा जैसे आप पूछ रहे हो कि डायग्नोसिस कैसे होता है। जी। सो जो रूमेटिक फीवर के, जैसे कि मैंने बताया कि इसके कुछ क्राइटेरिया बने हैं, मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया। डॉक्टर अपने हिसाब से कितने मेजर है कितने माइनर है इसको डायग्नोस करता है, प्लस वो लेबोरेटरी के कुछ टेस्ट करवाता है। ओके। उसमें ASO टाइटर होता है जिसमें ये जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इसके बारे में हमें पता लगता है। इसके क्वालिटी और क्वांटिटेटिव टेस्ट दोनों होते हैं। जी। इसके अलावा कुछ हार्ट के रिलेटेड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जिससे रूमेटिक फीवर की कंफर्मेशन की जाती है। जी। और इसके अगर, जैसे कि हमने बात की रूमेटिक हार्ट डिजीज की, जी। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज में क्लिनिकल के अलावा उसकी, जैसे हम क्लिनिकली अगर कोई हार्ट डिजीज है तो हमें उस हार्ट में जो इफेक्टेड पर्सन है कुछ एक्स्ट्रा साउंड्स सुनाई देंगी, उसको हम मर्मर्स कहते हैं। Okay. तो कॉमनली माइट्रल वॉल्व होता है, हार्ट के अलग अलग वॉल्व होते हैं, जो माइट्रल वॉल्व होता है हार्ट का वो इफेक्टेड होता है। तो वो कुछ अलग से मरमर सुनाई देगी। जी। तो उसके शक होने पे डॉक्टर उसका इको करवाएगा। ओके। सो इको में वो लीशन पता लगेगा कि कौन सा वॉल्व इन्वॉल्व है और कौन सा लीशन है। जी। सो वो उसके बाद वो कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। जी डॉक्टर। तो दोस्तों देखिए, अभी जैसा डॉक्टर इंद्रपाल ने बताया कि उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, और दोस्तों डायग्नोस भी तो डॉक्टर्स ही करेंगे। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि बहुत बार हम ये भी सोचते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये सब चीज़ें हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली थी, ताकि हम इन चीज़ों को रिपीट करते हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत अच्छी है। इसीलिए हम इन बातों को बार बार रिपीट करते हैं। तो डॉक्टर, आपने जो हमारा टॉपिक था रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज पर इतनी इन्फॉर्मेशन लिसनर्स को दी, इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, उसका डायग्नोस बताया, ट्रीटमेंट बताया, प्रिवेंशन मेजर्स बताए, साइन एंड सिम्टम्स, सब बातों पर आपने प्रकाश डाला। एक चीज़, अब हम हमारा जो शो है अभी वक्त हो चला है उसको विराम देने का, लेकिन जाते जाते हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इस प्रॉब्लम में कभी ना पड़े और अपने आप को वो स्वस्थ रखें? जी, इससे पहले मैं कुछ वक्त ट्रीटमेंट के बारे में भी लेना चाहूँगा। जी डॉक्टर। कि हमने पहले ट्रीटमेंट की बात की थी सोर थ्रोट की, उसमें भी ओरल पेनिसिलिन दिए जा सकते हैं और वो ग्रुप पे बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट। अब रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज का जो ट्रीटमेंट है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके। क्योंकि रूमेटिक फीवर का जो ट्रीटमेंट है 5 से 15 साल के बच्चे ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन दिया जाता है, 6 लाख यूनिट्स होती हैं, वो इंजेक्शन हमने मंथली बेसिस पे देना है। और इस इंजेक्शन का जो तुम्हारा जो रोल है कि इसको हमने मिस नहीं करना। ये इसकी ड्यूरेशन 5 साल तक हो सकती है या 18 साल तक उम्र में जो चीज़ पहले है वो उसको दिया जाएगा। जी। इसी तरह रूमेटिक हार्ट डिजीज का आप ये समझ लीजिए कि लाइफ लॉन्ग ही है इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन। जी। अगर ये इंजेक्शन हम मिस करते हैं इंजेक्शन का तो हमारे को प्रॉब्लम और बढ़ेगी, पेशेंट के जो डैमेज्ड एरिया है वो और बढ़ता जाएगा, लीशन और बढ़ता जाएगा। सो ये एंटीबायोटिक हार्ट तक सही मायने में पहुंचानी है तो इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन की कंप्लायंस, गुड कंप्लायंस मेंटेन करनी है। जी। इसके अलावा हम इसके ट्रीटमेंट के, ये तो एक पार्ट हो गया। जी। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम और बढ़ी जा रही है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी बेंजाथिन पेनिसिलिन वगैरह डिजीज
काफ़ी बढ़ चुकी है, पहले ही उसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं जिसमें वॉल रिप्लेसमेंट हो सकती है या वॉल का रिपेयर हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन देयर असेसमेंट ऑफ द स्टेटस। ओके। सो हम अपने लिसनर्स को इतना ही कहने चाहेंगे कि जिनको भी ये डायग्नोज्ड है जी, वो अपनी इंजेक्शन कंप्लायंस को प्रॉपरली करें जी। और जो अनडायग्नोज्ड है, जो बच्चे अभी कभी ग्रस्त नहीं हुए, तो उनको अपनी सोर थ्रोट का ख्याल रखना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए जिससे सोर थ्रोट बार बार होती है, और ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशंस में अपनी एग्जिस्टेंस या रहने की जो जगह है उसको मत रखिए, ताकि ये बैक्टीरिया ग्रुप पे बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोक्की फैले एक दूसरे से। सो ये मिनिमम टिप्स हैं जो पेशेंट्स के लिए भी और जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने एक मैसेज के द्वारा और इस टॉपिक पर पूर्णतः जानकारी आपने हमारे आज इस टॉपिक पर दी, रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ पर।